121st। तो 121st से आपका ये क्वेश्चन शुरू हुआ था। सबसे पहले ये क्वेश्चन था, कहते कि मैच द टर्म विद द स्टेटमेंट गिवन बिलो। कहते कि अ उटोपियन सोसाइटी इज, कहते उटोपियन सोसाइटी क्या होती है, तो एक ऐसी सोसाइटी जो कभी पहले कभी एग्जिस्ट नहीं हुई, मतलब जैसी आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अ सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट, इस सोसाइटी को क्या कहा जाता है, उटोपियन सोसाइटी। तो इसका करेक्ट आंसर था थर्ड। फिर है, कहते कि वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज को क्लासीफाई किया है कि ये लो इनकम कंट्री है, ये मिडल इनकम कंट्री है, ये हाई इनकम कंट्री है। किस बेसिस पर, तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम के आधार पर वर्ल्ड बैंक ने पूरे देश की कंट्रीज को क्या किया गया है, डिवाइड। अगला क्वेश्चन है, अ ओशियनिक रिसोर्सेज बिलो बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कैन बी टर्म्ड एज, कहते कि ऐसी ओशियंस जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से 200 किलोमीटर दूर पर है, ऐसे रिसोर्सेज को आप क्या कहोगे। तो ऐसे रिसोर्सेज उस देश से बिल्कुल डिफर हो जाते हैं, तो इस रिसोर्सेज को नाम दिया जाता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजंस फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ द मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट होता है कि एक रिवर पर जब डैम बनाया जाता है तो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे आप इरिगेशन कर रहे हो। तो इनमें से कौन सा क्रिटिसिज्म नहीं है, तो दे हेल्प इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर था दे हेल्प इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फिर अगला क्वेश्चन था, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब होता है जब कोई एक जगह से एग्रीकल्चर करके फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, जब वहाँ की फर्टिलिटी के सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी एग्रीकल्चर को झूमिंग भी कहा जाता है, ऐसी एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इसको अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये जापान से ओरिजिनेट हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है 127, कहते गवर्नमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। जब दो और दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज से बनाई जाती है और आपस में ये पावर शेयर करते हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था कोalition गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट के जो 1931 में हुआ था, उनमें से ऐसी कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो महात्मा गांधी ने बोल दिया था कि मैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ करता हूँ। उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए भी यस कर दी थी। उन्होंने ये भी बोल दिया, ब्रिटिशर्स ने ये भी एग्री कर दिया था, हम वो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर देंगे जिन्होंने किसी प्रकार का गुनाह नहीं किया। तो इसका फोर्थ आंसर आएगा, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्री नहीं किया था कि हमें वो इंडिपेंडेंस देंगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ कम्युनलिज्म। इनमें से जो कम्युनलिज्म का हिस्सा नहीं है, तो इसका थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन है, स्टेट हैज़ नो
ऑफिशियल रिलीजियन। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन इंडस्ट्रियलाइजेशन असिस्ट इन ब्रिंगिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करती है अगर उसको बाहरले देशों से क्या करना है, एक्सचेंजमेंट करवानी है, तो क्या करती है, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यानी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को वो बाहरले देशों में भेजती है, जिसके कारण उनसे क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है। अगला क्वेश्चन है लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस ऑफ इंडिया हैव बीन डिस्कवर्ड इन। हमारे इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस मिली है, और कहाँ पर मिली है, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन इज अ एरिया जहाँ पर नेचुरल गैस के भंडार हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। मतलब हमारे पंजाब में ज़मीन खराब होने का सबसे बड़ा कारण कौन सा है, तो ओवर इरिगेशन करना, बहुत बड़ी मात्रा में क्या करना, ओवर इरिगेशन करना। तो 4 इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अ सिस्टम दैट वैल्यूज मैन मोर एंड गिव्स देम पावर ओवर वुमेन। एक ऐसी सोसाइटी, ऐसा सिस्टम जहां आदमी को ज़्यादा पावर दी जाती है वुमेन से ज़्यादा, तो ऐसी सोसाइटी को क्या कहा जाता है, तो ऐसी सोसाइटी को पाट्रियार्ची कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल सेंटर। एंड इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कॉटन टेक्सटाइल सेंटर पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन की प्रोडक्शन ही गुजरात एंड महाराष्ट्र आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, तो इसका करेक्ट आंसर था फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है विच सिस्टम गवर्न्स इंटरनेशनल ओशियनिक रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा सिस्टम है जो इंटरनेशनल ओशियनिक रिसोर्सेज। इंटरनेशनल ओशियनिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो ओशियंस में पाए जाते हैं और वो किसी कंट्री के अधीन नहीं आते, तो इनको कौन हैंडल आउट करता है, तो यूनाइटेड नेशन करती है। उनके द्वारा जो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं उनके द्वारा ये हैंडल आउट होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द शुगर मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द सदर्न एंड द वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। कहते हैं इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जहाँ पर शुगर मिल है वो शिफ्ट होकर सदर्न इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में लेकर आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है द शुगर केन प्रोड्यूस्ड हैज़ हायर सुक्रोज कंटेंट। मतलब जहाँ पर सुक्रोज की मात्रा शुगर केन में सबसे ज़्यादा मिले वहाँ पर शुगर मिल्स को शिफ्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न फॉर पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेसी। तो इनमें से कौन सा रीज़न नहीं है डेमोक्रेसी का, तो इनमें से पब्लिक पार्टिसिपेशन कम हो जाती है, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर नहीं है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द रॉ मटेरियल इज पोजेस, कि हम किसी कंट्री की इकोनॉमी किससे मेजर कर सकते हैं, उनके पास कितना रॉ मटेरियल है, तो इट इज़ नॉट अ ट्रू रिगार्डिंग। जबकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जॉब्स भी क्रिएट करती है सेकेंडरी लेवल पर भी और टर्शरी लेवल पर भी, फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, ट्रेड एंड कमर्स भी इनकरेज होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम ही है इक्वल राइट्स देना हर एक सिटीजन को, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग लेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन पेशावर। पेशावर में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को किन्होंने हैंडल किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है
अब्दुल गफ्फर खान। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। तो ये यंग इटली किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये ग्युसेप्पे मैज़िनी के द्वारा बनाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्युसेप्पे मैज़िनी। अगला है प्रिंट कल्चर इन फ्रांस लेड टू। जो प्रिंट कल्चर आया था फ्रांस में उसके कारण क्या हुआ? तो उसके कारण एक तो आइडियाज़ आ गए, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुई थी उसका सबसे बड़ा कारण था स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। तो प्रिंट कल्चर के कारण वो हो पाया, जिसके कारण एनलाइटमेंट आइडियाज़ भी स्प्रेड हुए, मोनार्की के बारे में पता लगा लोगों को, लोगों ने डिबेट्स करनी शुरू कर दी, डिस्कशन शुरू कर दी। तो ऑल ऑफ द आंसर इज अ करेक्ट आंसर। अगला है 143। तो पूर्ण स्वराज जो जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज अडॉप्ट किया था, तो वो कहाँ पर किया था? तो 1929 में इन्होंने 143 का थर्ड ऑप्शन लाहौर में किया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर करेक्ट। इनमें से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में क्या सही है? पहला है आफ्टर द एंड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इट वाज प्रोक्लेम्ड दैट द पीपल वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। बिल्कुल, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में लोगों के बिटवीन एक बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो अपने नेशन को बना सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को क्या कर सकते हैं, शेप आउट कर सकते हैं। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विल पुट इन प्लेस टू फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स। बिल्कुल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया जाएगा जो हर तरीके के यूनिफॉर्म लॉज बनाएगा अपने हर एक लोगों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर था थर्ड 1 और 3। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन डेमोक्रेसी। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन डेमोक्रेसी के बारे में? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन इनकम्स ऑफ द रिच हैव बीन इंक्रीजिंग एंड दोज ऑफ द पुअर हैव बीन डिक्लाइनिंग। बिल्कुल, कि जो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इनमें से कौन सा एस्पेक्ट नहीं है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर के को लेकर? तो इसका मैंने बता ही दिया कि डिवीजन ऑफ पावर होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है देयर इज नो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। अगला है अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन sequential order based on the event that shaped the non-cooperation movement। non-cooperation movement किसके कारण हुआ उसको लाइन वाइज लगाओ। सबसे पहले तो जनरल डायर ने जो जलियांवाले बाग पर गोलियां चलाई थी 1919 में चलाई थी, 13 अप्रैल 1919 की बात है ये। फिर आया था forced recruitment carried out by the British government and economic hardship faced by the people during the First World War। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया था फोर्सली। तो 1914 में ये चला जाएगा, मतलब सेकंड सबसे पहले आएगा। तो इसका एक ही ऑप्शन है जो सेकंड से शुरू होती है, तो सेकंड। फिर जनरल डायर का गोलियां चलाना, फिर गांधी जी का रोलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह चलाना, और लास्ट में खिलाफत मूवमेंट चलनी, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर को क्या कर दिया गया था, डिफीट कर दिया गया था और खलीफा की पोस्ट रिमूव कर दी गई थी। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्शन में गया था जो करेक्ट होकर आ गया है। कहते हु फर्स्ट पेंटेड भारत माता। भारत माता की जो इमेज है वो किसने सबसे पहले पेंट आउट की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ऐसा किया था। अगला क्वेश्चन है देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो मार्क्ड एज असर्शन 1 एंड रीजन आर नेपोलियन डिस्ट्रॉयड द मोनार्की फ्रॉम फ्रांस। बिल्कुल, नेपोलियन ने मोनार्की को डिस्ट्रॉय कर दिया था फ्रांस में।
और नेपोलियन ने बहुत सारे लॉज को सही किया था। उसने डिवीज़न्स लेकर आया, उसने फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया। तो बिल्कुल सही है, ये दोनों नेपोलियन के बारे में बात हो रही है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कहते द महाकुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड एवरी, इस साल प्रयागराज में लग रहा है। तो ये किस इज सेलिब्रेटेड एवरी 12 ईयर्स टू मैच विद वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो जुपिटर इज़ अ करेक्ट आंसर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड साइंस की आंसर की। आई होप यू हैव डन योर बेस्ट। गुड लक फॉर रिजल्ट। बाय बाय।